स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के बारे में एंड ओम्स लॉ के बारे में। अब जो हमें बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का एंड यू विल फाइंड सो मेनी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। ओके, नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर पोर्शन इज कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। Okay, here you can say that grouping of resistance also. In your mind, a question may comes ki what is the meaning of resistors? See, the meaning of resistors is talk about that resistance. Every electrical appliances like fan, AC, cooler, electric bulb, they all have an individual resistance. Even the electrical wire also have a one particular resistance. So all the electrical things, those who are consuming or conducting the current, they all have a resistance and that resistance is called resistors. So in simple language आप कह सकते हैं resistors का मतलब होता है resistance. So हमें basically topic क्या समझनी है? Combination और grouping of resistance. रेजिस्टर्स इसलिए लिखा गया बिकॉज हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ये एप्लीकेबल होगा लॉ। एग्जांपल के तौर पे एक लेते हैं, जैसे आप अपने घर की बात करिए, सपोज आप अपने लिविंग रूम में हैं तो उस रूम में टीवी होगा, फैन होगी, बल्ब होगा एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आल्सो होंगे। आप चाहे तो सभी को एक साथ चला सकते हैं और आप अगर चाहे तो एक को एक बार चला सकते हैं। ये टोटल फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है और ये आप देखेंगे कि सबको एक साथ चलाते हैं, दे आर रनिंग वेरी नाइसली, और अगर आप एक को भी चलाते हैं दैट आल्सो रनिंग वेरी नाइसली। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता कि चलो इलेक्ट्रिसिटी कम आ गई या कभी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होते हैं। जो भी आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इट फंक्शन प्रॉपर्ली इवन दे ऑल वर्किंग टुगेदर। ऐसा नहीं है कि फैन अगर सारे फैन ऑन कर दिए तो एक फैन तेज चल रहा है और बाकी सभी स्लो चल रहे हैं, या सारे फैन बंद कर दिया और एक लाइट जलाया उसमें इतनी रोशनी आ गई, इतना करंट आ गया कि वो फ्यूज कर गया। ये चीजें नहीं होती है। और ये क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। आप इसको इस तरह से कंबाइन करते हैं सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, सारे जो आपके इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं डिवाइसेस हैं उसको आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप फेस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे हम लोग ग्रुपिंग की बात करते हैं। द फर्स्ट ग्रुपिंग इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, या कहिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो रेजिस्टर्स का सीरीज के रूप में होता है। सो क्या है सीरीज कनेक्शन? सो हमारा फर्स्ट कनेक्शन जो है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। ये सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या होता है कि पहले तो हम समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। सीरीज मतलब होता है कि कोई भी चीज सेम लाइन में कनेक्ट हो, सेम लाइन के बीचों बीच कनेक्ट हो किसी पार्टिकुलर सर्किट में, तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, राइट। अगर किसी वजह से बीच का कोई भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ब्रेक हो जाएगा, देन फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा। इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ ए सर्किट। अब बात होती है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस में। जो रेजिस्टेंस होता है वो पार्टिकुलर सेम लाइन में कनेक्ट होगा, पार्टिकुलर सेम लाइन में कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ये हमारा प्लस और ये हमारा -1, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रिक सेल। इसको हम यहां पे एक स्विच लगा लेते हैं। स्विच के सिंबल के बारे में आपको आइडिया है। जैसे इसको डॉट लगाएंगे, करंट इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब प्लस हायर पोटेंशियल एंड माइनस विद लोअर पोटेंशियल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पोटेंशियल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। आप देखिए एक ही लाइन के अंदर ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इस तरह के कनेक्शन को सीरीज कहते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आपने यहां से कॉम्बिनेशन तोड़ दिया
तो करंट यहां तक आएगा और आगे सर्किट में फ्लो नहीं करेगा और सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट। सो सीरीज कनेक्शन के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान रखिए। या आप कह सकते हैं कि when the resistors or resistance connected end by end means suppose एक रेसिस्टेंस ये है और दूसरा रेसिस्टेंस आपका ये है, तो इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट जब एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा तो इस तरह के कनेक्शन को, एंड टू एंड कनेक्शन को भी हम लोग सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स कहते हैं। सो जस्ट कीप इन ए माइंड when the current flow in a same line and the things are going to connected in the same line, तो उस तरह के कनेक्शन को we are saying that series connection of resistors, right? now तो ये हमारा कनेक्शन हो गया सीरीज कनेक्शन सेम लाइन में। सपोज ये रेसिस्टेंस R1, दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज ए R3। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे अगर मैं रेसिस्टेंस एंड रेजिस्टर्स बोलूं तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अगर रेजिस्टेंस किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर होता है तो उसको रेजिस्टर्स बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, और अगर डायरेक्टली ओपन होता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हम जरा चेक करेंगे कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब हम यहां पे एमीटर लगाते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट ammeter is a device to measure a current and symbol is this one। इसका काम ही है कि ये करंट मेजर करेगा और ये हमेशा क्या होता है कि सेम लाइन में होगा, सीरीज कनेक्शन में होगा, जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया जा चुका है। सो ये एमीटर है, प्लस और माइनस। जब हम इसको मेजर करते हैं तो हमें मिलता है करंट I। ठीक है, मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर करंट I फ्लो करता है। अब हमने क्या किया, इस एमीटर को यहां से हटा के हमने अगली बार यहां लगा दिया। क्यों यहां लगाया, कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट आ रहा है। ठीक है, हमने यहां मेजर किया, I करंट इसके अंदर इंटर किया। अब मेरे मन में आया कि कितना करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रहा है। व्हेन आई एम चेकिंग दैट कि इस रेजिस्टेंस के अंदर भी करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इसको फिर यहां से ब्रेक किया और ब्रेक करके हमने अगली बार एमीटर को यहां लगाया, तो हम पाते हैं कि इस बार भी करंट हमारा I फ्लो हो रहा है। मतलब बाय दिस एक्सपेरिमेंट अगर हम अपने लैब में करते हैं तो पाते हैं कि हर रेजिस्टेंस के अंदर इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, राइट? मतलब सेम अमाउंट जो इस सर्किट के अंदर है वही सब रेजिस्टेंस के अंदर, और उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है कि अब हम लोग वोल्ट मीटर लेते हैं, और वोल्ट मीटर लेते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा पिक्चर को फिर से थोड़ा क्लीन करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग वोल्ट मीटर लेते हैं, राइट? और इस तीनों रेजिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज सप्लाई होता है पहले चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक वोल्टामीटर यहां कनेक्ट करते हैं। याद रखिए, वोल्टामीटर इज अ डिवाइस टू मेजर a potential difference between the two terminal of any electrical appliances of any electrical device। So इस तीनों रेजिस्टेंस के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो जब हम ये डालते हैं तो तीनों रेजिस्टेंस के कॉर्नर पे पैरेलल डाला जाता है, तो हम पाते हैं कि इसका वोल्ट V है, इसका वोल्ट V कैपिटल V, और इट इज इक्वल टू द व्हाटएवर द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल, उसके बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के बाद एक और स्मॉल चेंजेस करते हैं। क्या स्मॉल चेंजेस करते हैं? स्मॉल चेंजेस ये करते हैं कि एक बार हम लोग वोल्टामीटर यहां रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर कितना वोल्टेज आता है। फिर दूसरी बार वोल्टामीटर यहां रखते हैं एंड तीसरी बार वोल्टामीटर यहां रखते हैं, जैसे एमीटर के वक्त हमने किया था। तो हम पाते हैं कि जब वोल्टमीटर यहां रखते हैं तो इसके अंदर V1 वोल्ट जाता है। जब हम वोल्टमीटर यहां रखते हैं तो इसके अंदर V2 और इसके अंदर
V3 वोल्टेज आता है। मतलब इस तीनों रेसिस्टेंस के अंदर अलग अलग वोल्टेज आता है, और ये वोल्टेज जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है V, मतलब जो पूरे में पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, इट इज इक्वल टू V1, V2 एंड V3। इस तीनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वो इक्वल होता है इंडिविजुअल के बराबर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आपको पता है कि हमारा V इक्वल टू होता है RI। आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है। तो ये RI मतलब जब रेसिस्टेंस एक हो। व्हाट अबाउट दैट कि यहां रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो हम सबका वैल्यू रखते हैं। V इक्वल टू हमने यहां R ले लिया, RI, ठीक है। R यहां समझ लीजिए इफेक्टिव रेसिस्टेंस, मतलब इस तीनों रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। RI इक्वल टू V1 के जगह पे क्या होगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 इस सर्किट के लिए। आप कहेंगे सर तीनों जगह I क्यों लिखे, व्हाइट नेचुरल है। अगर हम इस रेसिस्टेंस की बात करें तो जब हमने एमीटर लिया था तो उस एमीटर में यहां करंट क्या दिखाई दिया था, I, और इसको हमने माना है रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। वी डोंट नो कि क्या होगा, सो हमने इसको अलग अलग नाम दिया, तो वी गॉट दिस रिजल्ट। अब क्या करिए, तीनों में से I को कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यहां पे I से I कैंसिल हो गया, तो आपको एक नया इक्विवेलेंट REQ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब इस तीनों को कंबाइन करके एक पावरफुल रेसिस्टेंस मिलेगा। इट्स इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर यही सीरीज कनेक्शन में n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो सकता है यहां से 3 है, 4, 5, 6 ऐसे करके कंटिन्यूअस हो, तो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट विद n नंबर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 so on till Rn, राइट। सो ये हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम करते हैं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन। इसमें अगर आप ध्यान देंगे कि सपोज R1 अगर हमारा 2 ओम है, R2 हमारा अगर 3 ओम है और R3 हमारा 4 ओम है, तो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, इस तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे, 3 to 5 and 4, 5 4 9, ये 9 ओम होगा। मतलब ये अलग अलग जो रेसिस्टेंस है, अगर इस तीनों को कंबाइन कर देंगे तो अब बड़ा रेसिस्टेंस होगा, और वो बड़ा रेसिस्टेंस क्या करेगा, ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट विथ अ बिग रेसिस्टेंस, राइट। सो क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट कि करंट को फ्लो होने में एक रेसिस्टेंस आता है जो करंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब अगर ज्यादा रेसिस्टेंस अगर आप देते हैं तो करंट कम जाएगा, अगर आपको कम करंट चाहिए देन यू हैव टू डिक्रीज द रेसिस्टेंस। सो दिस वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। सो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे नाउ। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब पहला वाला जो था वो सीरीज था, जिसमें क्या था कि अगर बीच से कोई एक लाइन ब्रेक हो जाती है रेजिस्टेंस की तो पूरे सर्किट के अंदर करंट नहीं फ्लो होता है। अब जो हम पढ़ेंगे कि अगर 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस कंबाइन टुगेदर इन सच ए वे कि इफ one is going to be disconnected, then also the current will flow inside the circuit। जरा देखिए क्या होता है बेसिकली कि एक रेजिस्टेंस हमने ये लिया, ये ऐसे गया, सेकेंड रेजिस्टेंस जो है एंड
थर्ड रेसिस्टेंस इस तरह से, और ये सर्किट के अंदर आया। Such kind of combination of resistance is called parallel connection. इसमें क्या होगा कि सपोज करंट यहां से चलेगा I, और जब इस पॉइंट पे आएगा तो करंट गोइंग टू डिवाइड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। यहां से करंट जो है वो 3 डिफरेंट, मतलब यहां तक I आएगा, करंट यहां से चला, I आया, और यहां आने के बाद 1, 2 और 3, इस रेसिस्टेंस के अंदर करंट आएगा I1, इसके अंदर आएगा I2 और इसके अंदर आएगा I3। और फिर जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा करंट, देन अगेन इट कंबाइन टुगेदर, I हो जाएगा। सो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि कैसे सर यहाँ I1 होगा, कैसे यहाँ I2 और कैसे I3। सो याद रखिए कि यहां पे बेसिकली जब हम एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं फॉर मेजरिंग द करंट, एंड नेम ऑफ डिवाइस क्या होता है, एमीटर ए, देन क्या पाते हैं कि इसके सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। अब हम क्या किए, ये सर्किट के अंदर तो मेजर कर लिए एमीटर लगा के प्रैक्टिकली। अब एक बार हम यहां लगाते हैं एमीटर। जब हम यहां एमीटर कनेक्ट करते हैं तो पाते हैं क्या कि करंट जब इसके अंदर से जाता है, दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द करंट फ्लो इनसाइड द सर्किट। इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो टोटली डिफरेंट होता है जो करंट इसके अंदर फ्लो करता है। यही एमीटर जब हम यहां लगाते हैं तो पाते हैं कि इसके अंदर जो करंट है वो इस करंट से और जो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है उससे अलग है। फिर जब हम एमीटर का यूज यहां करते हैं तो पाते हैं कि इस रेसिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो अलग है जो सर्किट और बाकी दो में सप्लाई होता है। जब इस तीनों के अलग अलग करंट को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम पाते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब इस तीनों रेसिस्टेंस के अंदर जो करंट होता है वो टोटल करंट सप्लाइड इनसाइड द सर्किट के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो आप समझेंगे। अब हम यहां क्या देख रहे हैं, यहां कह रहे हैं यही चीज को यहां लैंग्वेज हमने लिखा है कि सो टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द कॉम्बिनेशन इज, मतलब ये टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है into the combination is equal to the sum of the currents passing through the individual resistors। मतलब इस तीनों को अगर कंबाइन कर देते हैं एक साथ एक रेसिस्टेंस बनाते हैं, उसमें जितना करंट फ्लो होगा वो टोटल करंट होगा किसके, जो इनसाइड द सर्किट फ्लो होगा। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप ध्यान रखेंगे पैरेलल कनेक्शन में। अब पैरेलल कनेक्शन में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान देना है कि अगर हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, राइट, अब अगर हम वोल्ट मीटर लेते हैं अब अगर हम वोल्ट मीटर लेते हैं तो अगर हम इस दो पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और उसको मेजर करते हैं, उसको जब मेजर करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेसिकली कि इस दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज V है। तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब इस एक रेसिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक करें, मतलब इंडिविजुअली वोल्ट मीटर लगा के चेक करें। जब हम वोल्ट मीटर यहां लगाते हैं देन ऑल्सो हमारा पोटेंशियल V होता है। अगर वोल्ट मीटर यहां लगाते हैं देन ऑल्सो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, और यहां लगाते हैं देन ऑल्सो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। मतलब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के अंदर उतना ही वोल्टेज आता है जो टोटल सर्किट के अंदर जाता है, राइट। इसीलिए अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये रेसिस्टेंस यहां से ब्रेक हो जाता है फिर भी इक्वल करंट
फिर भी इस दोनों के अंदर करंट फ्लो होता है। रीजन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑलवेज सेम। सो अकॉर्डिंग टू द सो आप समझ चुके हैं। इससे हमारा क्या निकलता है कि इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स अप्लाइड इन ईच ऑफ देम, मतलब जो वोल्टेज इस सर्किट के अंदर जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो ईच मतलब इसमें भी एंड इसमें भी, तीनों में वही पोटेंशियल जाए। पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स अप्लाइड इन ईच ऑफ देम, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कनेक्शन जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पहले वाले में क्या था सीरीज कनेक्शन में कि अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग पोटेंशियल जाती थी। इसमें क्या है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जा रहा है जो उस सर्किट के अंदर है। इस तरह के कनेक्शन को ही हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि आप जरा पॉइंट को देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर इसका R1 लेते हैं, इसको R2 लेते हैं और इसको R3 लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है आपको याद होगा, V इक्वल टू RI। अब अगर हम इस सर्किट की बात करें, सर्किट नंबर 1 का, तो V इक्वल टू, इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और कितना होगा I1 एंड R1। सो I इक्वल टू हमको मिलेगा V बाई R। फिर हम इसकी बात करते हैं, इसका लेते हैं तो V इक्वल टू I2 R2। सो I2 इक्वल टू V बाई R2। क्यों V ले रहा है? क्योंकि इसके अंदर सेम पोटेंशियल, उस लाइन से हमें पता चलता है। अगेन V इक्वल टू I3 R3, मतलब हर तीनों के अंदर का रेसिस्टेंस। सो I3 इक्वल टू V बाई R3, राइट। अब इस तीनों को लेके कंबाइन करते हैं। जब तीनों को लेके कंबाइन करते हैं तो हमको पता है इस पूरे रेसिस्टेंस में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वैल्यू रखेंगे तो V इक्वल टू RI। सो I इक्वल टू V बाई R, ठीक है। सो यहां I की जगह पे V बाई R। देन I1 का क्या होगा? I1 का होगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। एक स्टेप और चलते हैं, तो सबका V कॉमन ले लिए तो हमें क्या मिला? हमें इसमें से तीनों का V कॉमन लेके इसके साथ डिस्कनेक्ट, इसको काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यही हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट। सो R EQ कर देते हैं, या कहिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट के अंदर। अगर यही रेजिस्टेंस n नंबर होगा तो हमारा नया फॉर्मूला होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट ब्रैकेट में n इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सो ऑन 1 बाई Rn। जितना रेजिस्टेंस हो आप रेसिप्रोकल वे में उसको कैलकुलेट करते चले जाइए, राइट। सो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब ये याद रखिएगा कि सपोज इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम और इसका रेजिस्टेंस 4 ओम, तो इस तीनों को मिलाने के बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसका रेजिस्टेंस हमेशा इस तीनों के इंडिविजुअल से कम होगा। अगर इसका 2 है, 3 है और इसका 5 है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 से जरूर कम होगा, 2, 3 और 5 से जरूर कम होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अब हम डिस्कस करेंगे। सो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक अलग वीडियो रखेंगे और उस वीडियो में न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आप क्या करेंगे? आप बुक्स लेंगे, वहां कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है, जहां पैरेलल कनेक्शन
और सीरीज कनेक्शन के बारे में आपको बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, उस बुक्स को आप पढ़िए, उसको कोशिश करिए, जो ये कॉम्बिनेशन है उसको 2 से 3 टाइम्स कम से कम पढ़ने की कोशिश करिए। क्या होगा कि आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा। बेसिकली इसमें क्या है ना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन देगा, आप सॉल्व करेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। जब आप कंसेप्ट समझते हैं तो बहुत बार क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है आपको समझने में दिक्कतें आती हो, बट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगर कोई डाउट्स हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आए तो फिर मैं आपको एज ए इंडिविजुअल वीडियो बना के दूंगा जिससे आपको समझ में। थैंक यू।